नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों अगेन पहले की तरह हम आज क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स और बुक कीपिंग के इम्पोर्टेंट कुछ MCQs। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, 4 पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो वाले वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपका कोई भी MCQ स्किप ना हो जाए। और आप हमारे इन क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। सो हेयर और फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, प्री रिसीव्ड इनकम इज शोन इन। ठीक है दोस्तों, प्री रिसीव्ड इनकम हमारी क्या होती है। ठीक है, प्री रिसीव्ड इनकम वो होती है हमारे, यानी कि हमने पहले ही पैसे किसी से ले लिए हैं, यानी कि हमने उसको सर्विस या काम करके ना दिया हुआ है, उससे पहले ही हमने उससे पैसे ले लिए हैं। जहाँ किसी को गुड्स प्रोवाइड नहीं करवाए हैं या स्टॉक नहीं दिया हुआ है, उससे पहले ही जो पेमेंट है वो रिसीव कर ली है, तो वो हमारी क्या होती है, प्री रिसीव्ड इनकम होती है। तो जो प्री रिसीव्ड इनकम है वो हमारी क्या होती है और कहाँ पे शोन होती है। ठीक है, इज़ दैट क्या वो एसेट है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है या नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों रेवेन्यू तो बिल्कुल ही नहीं है हमारा, रेवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड एन इनकम। ठीक है, तो वो राजस्व नहीं है, इनकम ये नहीं है हमारी, ये दोस्तों इनकम नहीं है हमारी। प्री रिसीव्ड इनकम का क्या मतलब है कि आपने क्या कर दिया, पैसे ले लिया है लेकिन अभी उसको सामान भेजा नहीं है। ठीक है, और दोस्तों ये आपका एसेट भी नहीं है। तो बचा क्या, बचा है दोस्तों आपका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज द राइट आंसर। लाइबिलिटी ये कैसे हुई, अब आपका दायित्व है। ठीक है, आपने आप किसी को ट्यूशन पढ़ाते हो या आप कोई बिज़नेस करते हो, तो आपने एडवांस उससे पेमेंट ले ली, जहाँ आपने उससे क्या किया, आपने एडवांस पेमेंट ले ली ट्यूशन से, या फिर इधर आप बिज़नेस करते हो। तो अब आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आपका दायित्व अब क्या है कि जिससे आपने फ़ी ली है, ट्यूशन फ़ी ली है, आपका दायित्व है अब उसको आप सर्विस दो, उस बच्चे को पढ़ाओ। या फिर आपने एज बिजनेसमैन अगर मैं बात करूं, तो आपने जिससे पेमेंट लिया, अब आपका दायित्व क्या है, अब आपका दायित्व है कि आप एक अपने जो गुड्स है वो उस बंदे को सेंड करें जिसने आपको पेमेंट दी हुई है। तो जब तक आप सेंड ना करोगे, अपनी सर्विस ना दे पाओगे, तब तक वो आपके ऊपर लाइबिलिटी ही रहेगी, यानी कि आपके ऊपर दायित्व भी रहेगा। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, अ पर्सन हु ओवेज द मनी। तो इस प्रश्न का दोस्तों मतलब क्या है कि एक पर्सन है जिसने आपको पैसे अभी देने हैं। ठीक है, ठीक है, आपने जो व्यक्ति धन का भुगतान करता है वो क्या, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, जो व्यक्ति क्या करता है, जो आदमी मनी का भुगतान करता है, पेमेंट करता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रेडिटर, डेटर, ऑनर या फिर एजेंट। ठीक है, एजेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, एजेंट दो बंदों के बीच जो वार्तालाप करवाता है उसे एजेंट कहा जाता है। ऑनर आपका प्रोपराइटर हुआ। ठीक है, तो वो किसी से पैसे जो होता है वो लेने देने का काम उसका नहीं होता, उसका काम होता है सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट करना। किसी भी बिज़नेस का जो ऑनर होता है उसका काम होता है इस बिज़नेस एम्पायर को शुरू करना। तो एज एन अकाउंट आप देखा जाए तो वो ऑनर भी आपका नहीं होगा। ठीक है, बात की जाए क्रेडिटर, तो क्रेडिटर भी नहीं होगा। क्रेडिटर का क्या मतलब होगा कि हमने किसी की धन का भुगतान करना, हमने किसी से गुड्स ले लिया, अब हमने क्या करना है, उसका पेमेंट अभी करना है। तो इसका क्या आएगा, डेटर्स। ठीक है, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा हमारा डेटर्स। ठीक है, डेटर्स हमारे क्या होता है कि हमने किसी से धन अभी प्राप्त करना है, यानी कि हमने किसी से अभी पेमेंट लेनी है, तो ये डेटर्स होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मोटिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो मैक्सिमम कोई भी इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा ही कि आपका ये ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि आप क्या करो, अपने प्रॉफिट को कमाओ, बढ़ाओ या कुछ भी करो, प्रॉफिट से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपका ए पार्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये आपका बिल्कुल ही गलत हो गया एज आई ऑलरेडी से कि प्रॉफिट इसका कोई कंसर्न नहीं होता।
तो प्रॉफिट को बढ़ाने से तो कोई बात हुई नहीं। बी पार्ट अगेन हमसे क्या बोलता है, प्रॉफिट प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रॉफिट हम प्लान करेंगे कि आगे बिजनेस हमारा कैसे कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा। सी पार्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, सी पार्ट इज द राइट आंसर। कैसे दोस्तों, सो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसका मोस्टली इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो सबसे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि अपने धन को बढ़ाना, शेयर होल्डर को बढ़ाना। शेयर होल्डर आपको पता है कि एक कंपनी है, उसमें अगेन अकेला बंदा क्या है, बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो फिर क्या करता है, वो अपने शेयर्स को बेचता है, अलॉट करवाता है, तो लोग उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। आपने देखा होगा शेयर का भाव कैसे चढ़ता है। अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो वो क्या होता है कि अगर कोई परचेज़ करता है, जितने लोग क्या करेंगे, एक शेयर को खरीदेंगे, एक मतलब एक कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे, तो उस कंपनी के जो शेयर का जो भाव है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाव मतलब उसकी जो पर शेयर वैल्यू है वो उसकी बढ़ जाएगी। अगर वो उससे निकलते जाएं, हर कोई जो शेयर होल्डर हैं वो निकलते अपने पैसे निकालते रहें, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। ठीक है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। डी पार्ट हमसे क्या पूछा गया, इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ये हमारा इतना बेसिक नहीं होता है। हमें पूछा गया है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एंट्री मेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक इज कॉल्ड। वो एंट्री जो कैश बुक में दोनों साइड दर्ज की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्या उन्हें डबल एंट्री कहा जाता है, कंपाउंड एंट्री कहा जाता है, काउंटर एंट्री, या फिर मिक्स्ड एंट्री कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले ही इसका लेक्चर दिया भी हुआ है, कैश बुक में मैंने लेक्चर दिया भी हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्ट्रा एंट्री इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री हमारी क्या होती है, दोहरी जो है वो एंट्रीज रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कोई एंट्री रिकॉर्ड की, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और बैंक हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है दोस्तों, और दूसरी एंट्री हमारी दूसरी तरफ जो एंट्री होगी वो हमारी कैसे होगी, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री जो दोनों तरफ की एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पैटी कैश बुक इज अ ब्रांच ऑफ। पैटी कैश बुक किसकी ब्रांच है दोस्तों, ये बड़ा ही मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। वैसे कैश बुक में ये पैटी कैश बुक सबसे अंतिम में आती है जो पढ़ाई जाती है। मैंने इसका भी लेक्चर आपको दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी सुन लेना। तो फिर भी मैं आपको बता देता, पैटी कैश बुक हमारी क्या होती है, जितने भी हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, लाइक आप बिजनेस में हो तो चाय पीते हो, कोई आपका आया उसको चाय पानी के लिए पूछा आपने, जो भी छोटे छोटे जितने भी आपको खर्चे पड़ते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या कहा जाता है, पैटी कैश बुक तैयार की जाती है। अब पैटी कैश बुक अगर हम उसमें छोटे छोटे खर्चे भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर जोड़ने लगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, जो एक ऑनर होता है, जहाँ भी एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है, एक प्रोपराइटर होता है, वो क्या करता है, एक अकाउंटेंट को हायर करता है थोड़ी सी पे ही, जिसको बोल दिया जाता है कि हाँ भाई तू ये छोटे छोटे खर्चे को दर्ज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा क्या, पैटी कैश बुक। सो पैटी कैश बुक किसकी ब्रांच है, ये नाम से ही आपको क्वेश्चन में ही आपको बता रहा, तो ये हमारी है कैश बुक की ब्रांच। ठीक है, कैश बुक की ब्रांच है और कैश बुक द राइट आंसर। और एक चीज़ आपको बता दूं, और जो पैटी कैश बुक है इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इम्प्रेस अकाउंट, इम्प्रेस्ड अकाउंट। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। पैटी कैश बुक इज आल्सो नोन एज इम्प्रेस्ड अकाउंट। अगर आपको पूछ लिया इम्प्रेस्ड अकाउंट किसे कहा जाता है तो पैटी कैश बुक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ दीज अकाउंट्स इज इंक्रीज बाय क्रेडिट एंट्री। इनमें से कौन सा अकाउंट्स है जो क्रेडिट एंट्री जिसकी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या है वो, मशीनरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट से शुरू करते हैं दोस्तों। तो मशीनरी अकाउंट हमारा उसका नेचर क्या है, वो हमारा उसका नेचर है डेबिट, वो हमेशा क्या है, डेबिट नेचर का होता है। सेल्स अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट नेचर का होता है। रेंट अकाउंट हमारा
अगेन डेबिट नेचर का होता है, एंड परचेज अकाउंट अगेन हमारा डेबिट नेचर का होता है। सो कौन सा आंसर आएगा आपको पता चल गया होगा। सो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, बी पार्ट सेल्स अकाउंट इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था सेल्स अकाउंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, इनमें ऐसी कौन सी बुक है जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। सो दोस्तों क्या कैश बुक नहीं, लेजर नहीं, बैलेंस शीट नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों हमारा क्या है, जर्नल। डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको पता होगा सबसे पहले जब हम एंट्रीज शुरू करते हैं किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब शुरू करते हैं तो दोस्तों जर्नल से ही शुरू करते हैं। सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कॉल्ड जर्नल। ठीक है, जर्नल को ही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बैड डेट्स आर शोन इन द। हमसे क्या पूछा कि जो बैड डेट्स है वो कहाँ पे शो किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि बैड डेट्स हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक बात ये। और दूसरी बात, हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कब पड़ता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बेचने के बाद जो हमें खर्चा पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, सीधे तौर पर खर्चे। मान आप सीधे इसके नाम से भी जान सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंस माने खर्चे, डायरेक्ट माने सीधे तौर पर जो हमें खर्चा पड़ता है। मान लीजिए आपने अभी कोई चीज़ बेची नहीं है, उसके पहले आपको कोई एक्सपेंस खर्चा पड़ा, तो वो आपका क्या होगा, बैड डेट्स होगा। ठीक है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों के बीच का अंतर जो चीज़ पता चल गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ नॉट आंसर। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या करता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे इसी में आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो हमारे कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अच्छा, आगे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, तो बोथ तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा गलत हो चुका है, तो बोथ नहीं होगा। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो रिकॉर्ड करता है बैड डेट्स को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कैरीज पेड ऑन गुड्स परे। सबसे पहले दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये क्या कैरीज इनवर्ड है या कैरीज आउटवर्ड आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके आंसर देने की। तो आंसर भी दोस्तों जरूर दिया करिए ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये आपका क्या है, आपको बोला गया कैरीज पेड ऑन गुड्स परचेज। आपने गुड्स क्या किए हुए हैं, परचेज किए हुए हैं। अगर आपने क्या किया, गुड्स को खरीदा हुआ है, तो उस पर अगर कोई आपको भाड़ा पड़ रहा है तो मतलब आपका क्या है, कैरीज इनवर्ड है वो। ठीक है, इनवर्ड कैसा है, अगर आपने कोई चीज़ सामान दूर से ख़रीदा है तो उसके लिए आपको जो भी चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। एज आई ऑलरेडी से पिछले क्वेश्चन में भी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, किसी चीज़ को बेचने से पहले जो हमें खर्चा पड़ता है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सीधे तौर पर जो खर्चे पड़ते हैं। तो अभी गुड्स आपका आया ही नहीं है तो बेचोगे कहाँ से। ठीक है, अभी गुड्स लाने के लिए आपको जो खर्चा पड़ रहा है, गाड़ी आपने की हुई है तो उसका भाड़ा आपको पड़ेगा, तो वो हमारा किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं है क्योंकि अभी चीज़ पहुँची नहीं है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ से पड़ेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ये बिल्कुल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अनअर्न्ड इनकम इज शोन एज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन की तरह, एक पीछे मैंने आपसे इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो क्या था आपको मैं बताता हूँ, वो क्या था, ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्री रिसीव्ड इनकम इज शोन इन। ठीक है, यानी कि आपने क्या, इसका मतलब क्या होता है, अगेन मैंने आपको बता देता हूँ कि अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या है, मतलब कि हमने क्या किया, काम नहीं किया अभी लेकिन पैसे पहले ही उसके मिल चुके हैं हमें। ठीक है, एज अगेन मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आपने किसी से रूम का
पैसे चार्जेस कर लिए हैं, लेकिन अभी एडवांस में पैसे उससे ले लिए हैं, लेकिन अभी तक उसने आपके रूम को यूज़ नहीं किया है, यानी किराया मतलब जो भी होता है यूज़ करना, उसने अभी तक वो नहीं किया हुआ है, तो तब तक वो आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है, वो हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी आएगी अगेन। ठीक है, लाइबिलिटी है क्योंकि हमने उससे पैसा ले लिया, अभी उसको सर्विस दी नहीं है। ठीक है, जिसके पैसे हमने उसको लिए हुए हैं वो चीज़ उसको अभी तक दी हुई नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बता दो, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसकी जगह अगर आपका क्या होता है, प्री पेड एक्सपेंसेस होता, तो वो आपका क्या होता है, एसेट होता। ठीक है, क्या होता आपका, एसेट होता। अगर प्री पेड एक्सपेंसेस के बारे में बोला जाए तो वो आपका क्या होगा, एसेट होगा। अगर आपको अनअर्न्ड इनकम के बारे में बोला जाए, जब प्री अर्नड इनकम के बारे में बोला जाए, प्री रिसीव्ड की इनकम के बारे में बोला जाए, तो वो दोस्तों आपको क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हेन द बैंक मेड द पेमेंट ऑफ द चेक इज कॉल्ड डैश चेक। ठीक है, बैंक क्या कहता है, जब बैंक के, मान लीजिए आपने बैंक को कोई चेक दिया और बैंक को आपने बोला हाँ अभी पैसे दो, तो बैंक ने आपको पेमेंट कर दी, तो वो उस चेक को क्या बोला जाता है, ऑनर्ड, डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड, नन ऑफ दी। पहली बात, डिस्काउंटेड तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, डिस्काउंटेड क्यों होगा, आपने चेक पे किया, उसने पेमेंट कर दी, उस पर आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है। दूसरी बात, डिसऑनर्ड भी आपका बिल्कुल नहीं होगा। डिसऑनर्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, अपमान करना, मतलब रिजेक्ट करना। तो उन्होंने आपको अगर पेमेंट कर दी है तो उन्होंने उस चेक की पूरा ऑनर किया है, उसको रिसीव करके आपको पैसे दे दिए हैं, समझे आप, तो ये उसका अपमान नहीं है, तो डिसऑनर्ड भी नहीं आएगा। तो ऑनर्ड इसका राइट आंसर होगा। उन्होंने उस चेक को रिसीव किया है और आपको पेमेंट भी कर दी हुई है, तो ये क्या होगा, हमारा ऑनर्ड चेक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरर विच कैंसल्स देमसेल्व्स आउट आर कॉल्ड। वो एरर जो एक दूसरे की गलतियों को ख़त्म करके सही हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको मैं बड़ी बार 2-3 बार मैं शायद आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बताया था, उससे पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। अभी मैं आपको सब नहीं बताऊँगा कि सबका एरर का मतलब क्या था, मैं एक ही वीडियो बताऊँगा, एक ही एरर बताऊँगा जो इसका आंसर होगा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो वो एरर जो एक दूसरे की गलतियों को कैंसिल करके सही हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कंपनसेटिंग एरर। क्या कहा जाता है, कंपनसेटिंग एरर कहा जाता है। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, डेबिट को क्रेडिट कर दिया जाए, क्रेडिट को डेबिट कर दिया जाए, तो वो आपस में ही अपनी गलतियों को सुधार कर लेंगे, एरर ख़त्म हो जाएगा वो, और उसे क्या कहा जाता है, कंपनसेटिंग एरर कहा जाता है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे दर्ज किया जाता है, नाम क्या दिया जाता है, कंपनसेटिंग एरर। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।